हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको हर तरह से अपडेट देता रहता हूं यूजीसी नेट से रिलेटेड। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 24 नवंबर यानी आज के दिन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम था, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12 की है। 9 से 12 सवेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वाले शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट फुल पेपर एनालिसिस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीडबैक बाय द स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं कॉमर्स के, और जो 26 तारीख का एग्जाम है उनका, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया आपने। गाइस, इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड सेकंड थिंग की कई बार देखने को मिला है कि टॉपिक जो है वो कई बार रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हो रहे हैं, बट टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। सो इन केस अगर कोई क्वेश्चन बनता है, टॉपिक रिपीट होता है, तो 100% गारंटी की एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आ पाएंगे। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं। तो क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कब बना। तो अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तब आपका आंसर होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तब उस केस में ये जो है आपका कमीशन का आंसर, इस वाले कमीशन को आंसर आपको नहीं करना है। तो उस केस में आई थिंक एक दूसरा कमीशन था, एक कोई अंग्रेजी नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कमीशन बना था फर्स्ट इंडिया में, दैट वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948 से 1949 के बीच में बनाया गया था। वाज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट्स मेजर emphasis was on higher education, but is also touch upon the issues related to the school education. स्कूल एजुकेशन के इश्यूज को भी इसने देखा था। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी कहते हैं इनको हम, अ ग्रेट विजनरी ऑफ मॉडर्न ईरा। तो गाइज, हमेशा से ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं एजुकेशन कमीशन। तो एजुकेशन कमीशन जितने भी बने हैं इंडिया में, सबको पढ़ लेना आप। यहाँ पर फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की बात की गई थी, जो कि जिनके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और इसका ईयर ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार ये पढ़ लेना कि बाकी अदर कमीशन जो है कब बनाए गए थे और उनके चेयरमैन कौन थे, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। तो मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस की क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं अपनी क्लासेस में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डायरेक्शन डिस्टेंस के मैंने नोट्स भी बना रखे हैं अपने, तो इसमें भी काफी इजी तरीके से मैंने फॉर्मूला वगैरह डाल करके एक्सप्लेन किया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टफ लगता है, बिकॉज इस बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पेपर वन में जो है एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का होता है, जो कि आई मीन 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो 5 2 10 मतलब 10 नंबर की वेटेज हो जाएगी। और अगर हम बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू में हर एक पेपर में दो दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी पूछे जा रहे हैं। तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया 10 क्वेश्चन, और 2 नंबर होते हैं एक क्वेश्चन के, मतलब 20 मार्क्स का हो गया। तो 10 मार्क्स का पेपर वन में है इसकी वेटेज, और 20 मार्क्स की वेटेज है पेपर टू में। तो जो टोटल वेटेज है दैट इज 30 मार्क्स, टोटल 30 नंबर की वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो गाइज, बहुत ही अच्छी खासी वेटेज है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ लगते हैं या आंसर निकालना आपको थोड़ा टफ लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास नंबर 21, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास थी हमारी। ये हमारे प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 21 आपके लिए रिकमेंडेड क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद गाइज, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस क्लास को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आप मेरे वीडियोस देखना छोड़ देना, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ये मैं आपको बोल रहा हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि इस वीडियो को देख लो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि आप कर सकते हो, तो गाइज मेरे चैनल को देखना छोड़ देना। ठीक है, यहां तक कि मैं गारंटी ले रहा हूं। तो प्रीमियम क्लासेस का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके क्लास नंबर 21 देख लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी इस क्लास को, बिकॉज 30 नंबर की बात है, पेपर वन में 10 नंबर और पेपर टू के 20 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन पूछा गया था आईसीटी से, कंपाइलर एंड फायरवॉल का क्वेश्चन था, कुछ मैचिंग वगैरह करनी थी इसमें। तो आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बच्चों को एग्जैक्ट याद नहीं क्वेश्चन क्या था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है फायरवॉल और कंपाइलर क्या होते हैं, तो एक बार समझ लो। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में एक्सप्लेन करो, यार मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ, लिखा इंग्लिश में। तो मैं ऐसी चीज करता हूं जिसमें दोनों का भला हो जाए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको पढ़ के समझ लें,
जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं तो बोल रहा हूँ, मैं किस में बोल रहा हूँ, जो मैं वर्ड्स बोला वो हिंदी में तो वर्ड्स नहीं है। तो समझ लो एक बार क्या बोला जा रहा है कि जो आपका कंपाइलर होता है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज को दूसरे कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो इसको एक बार देख लेना। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक फायरवॉल के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक फायरवॉल क्या काम करता है, और ये हमारे विंडोज में भी होता है, आई मीन हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में भी होता है। इट इज ए फायरवॉल, इट इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ये हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे लैपटॉप को या कंप्यूटर को, दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो यहाँ पर कुछ पहले रूल फिक्स कर दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये हमें देखता है कि भाई कौन ट्रैफिक सही है, ट्रस्टेड है, कौन सा टॉपिक जो नेटवर्क है वो अनट्रस्टेड है। So a firewall typically establish a barrier between a trusted network and untrusted network such as the internet। तो ये क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और यहाँ पर कोई अलाउड ट्रैफिक है तो उसको अलाउ करेगी फायरवॉल, और कोई अनअलाउड कोई अनवांटेड ट्रैफिक आ गया जो कि आपके कंप्यूटर में घुसना चाहता है तो उसको फायरवॉल रोक देगी, वो आपके लैपटॉप में नहीं घुस पाएगा। तो इस तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायरवॉल। और ये एक तरीके से मान के चलो कि आपका जो एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस कंपनियां बनाती हैं और फायरवॉल जो है वो आपको इनबिल्ट मिलता है, लाइक लैपटॉप वगैरह में या फिर विंडोज वगैरह आई थिंक में प्रोवाइड किया जाता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली लाइन डिफेंस की होती है आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, दैट इज फायरवॉल। तो ये होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था एजू सेट के ऊपर, क्वेश्चन था एजुकेशन सैटेलाइट के ऊपर। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, आई थिंक स्वयं का क्वेश्चन था, स्वयं में कौन सी सैटेलाइट यूज होती है, या आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई फर्स्ट एजुसेट जो सैटेलाइट है वो GSAT-3 थी हमारी इंडिया की, ऑल्सो नोन एज एजुसेट, was a communication satellite which was launched in 20th September 2004 by the Indian Space Research Organization ISRO ने इसको लॉन्च किया था। EduSat is the first Indian satellite built exclusively to serve the educational sector। मतलब इसको बनाया ही इसी पर्पस के लिए गया था कि एजुकेशन सेक्टर को सर्व करेगी, तो EduSat के नाम से जानते हैं, दैट इज GSAT नंबर 3। और आई थिंक GSAT 15 है जो कि आई थिंक स्वयं में यूज होती है, स्वयं ऐसा स्वयं प्रभा में यूज होती है। तो एक बार आप लोग देख लेना, गूगल कर लेना, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी कि GSAT-15 ही है शायद, ऐसा GSAT-14 है, ऐसा कुछ है जो कि स्वयं में यूज होती है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता देना ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, और नहीं तो मैं भी इसको बाद में चेक कर लूंगा आफ्टर दिस क्लास, तो मैं भी एक बार देख लूंगा। सो आई होप यहाँ तक जो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ EduSat-3, ये हमारी EduSat-3 की पिक्चर है। ओके सो गाइस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो हमेशा से यार इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। वैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब बना था। इट वॉज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है UNFCCC की। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका भी COP26 हुआ था ना, वो भी इसी से रिलेटेड था, तो वो भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मैंने COP26 पे भी वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी आपको। सो UNFCCC commits state parties to reduce greenhouse gas emission based on the scientific consensus that global warming is occurring and that human made CO2 emissions are driving it। तो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है हमारी पृथ्वी पे, ये CO2 की वजह से बढ़ रहा है, और हमारा CO2 में इसमें एक मेन जो है रीजन है गैस जो है हमारी, और ये ह्यूमन मेड है, हम लोग इसको फैला रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, तो दोनों तरीके से अपना नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान ऑन 11 दिसंबर 1997। तो गाइस याद रखना, तीन डेट है क्योटो प्रोटोकॉल की, एक सिंगल डेट नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, ये 1992 में इसकी पहली बार बात की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल की इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई थी, और अडॉप्ट कब किया गया इसे, क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया 11 दिसंबर 1997 में, ठीक है। एंड ये फोर्स में कब आई, फोर्स में अलग डेट पे आई है, तो तीन डेट है अलग अलग, विच कम इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। तो तीन अलग अलग डेट हो गई। क्योटो को अगर बोला जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में कब आया, कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। इसको अडॉप्ट कब किया गया, 1997 में अडॉप्ट किया गया था, और ये बनाया कब गया था, 1992 में इसको बनाया गया था। तो इस तरीके से आपको तीन डेट अलग अलग याद रखनी है और समझना है इस चीज को, भूल मत जाना गाइज। ये कंप्लीटली ग्रीन हाउस गैस के लिए था। और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसमें कितनी गैसें हैं, इसमें टोटल 7 गैसेज हैं। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी गैस है, आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं बच्चे को। तो 7 जो है गैस इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, एनेक्सर 1 में इसमें बात की गई है।
क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इज द मेन गैस। इसके अलावा मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3। तो ये कुछ 7 गैसेज हैं जिनके बारे में इसके अंदर बात की गई है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्पीड ऑफ ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ट्रेन की स्पीड के ऊपर कोई क्वेश्चन बेस्ड था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं बच्चे को, तो हमने यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन डाला भी नहीं है, बस स्पीड एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन कर लो गाइस, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनेस्को हेरिटेज यूनिवर्सिटी, जो इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उनको यूनेस्को ने एज एन हेरिटेज घोषित किया है। तो 2 ही यूनिवर्सिटी इंडिया में जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज घोषित किया था, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा। गाइस ये 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि 5 स्टार रेटिंग वाली हैं, मतलब एग्जाम में इनकी 5 स्टार रेटिंग रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। एंशिएंट तक्षशिला वॉज सिचुएटेड एट द pivotal junction of South Asia and Central Asia. The renowned archaeologist Sir Alexander, ये पता नहीं कौन है, rediscovered the ruins of Taxila in mid 19th century, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस 19th सेंचुरी में इसको क्या किया गया था, जो हमारे सर अलेक्जेंडर थे इन्होंने रीडिस्कवर किया था, रीडिस्कवर्ड द रिवर्स ऑफ तक्षशिला मिड 19th सेंचुरी। तब इसको डिस्कवर किया गया था कि भाई पहले बर्बाद हो गई थी, तो इसको दोबारा से ढूंढा गया था। अच्छा, इसका ना आप लोग कमेंट करके बताना कि ये है क्या चीज यार, ये पता नहीं क्या अजीब सा है। चलिए कोई नहीं। सो नेक्स्ट इसमें 1980 में तक्षशिला वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था इसको, तो इसकी डेट याद कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा नालंदा को 2009 में इसको घोषित किया गया था एज एन हेरिटेज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ठीक हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया था, और देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट लॉस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, मतलब अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिला है कि प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडियन लॉजिक ऐसा टॉपिक यार, मतलब ये तो इसका तो भाई साहब फेवरेट टॉपिक है। एग्जामिनर को जब कुछ नहीं आता तो वो आंख बंद करके इंडियन लॉजिक डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉजिक नया नया डाला गया आपके सिलेबस में, अभी 2-3 साल ही हुए हैं, इससे पहले नहीं था ये सिलेबस में। तो ऐसे में इंडियन लॉजिक आप अच्छे से कर लो, और मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा इंडियन लॉजिक की जो मेरी क्लास थी, क्लास नंबर 36। भाई साहब मैं दोबारा से गारंटी ले रहा हूं, मैं दोबारा से कहता हूं इस क्लास को देख लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए ना इंडियन लॉजिक में, आपको डर लगता है इंडियन लॉजिक से, समझ में नहीं आता है, क्लास नंबर 36 और क्लास नंबर 37, ये थ्योरी पार्ट है। 36 और 37 में MCQs करवाए थे मैंने, इनको देख लो। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आया, आप मेरी वीडियोस देखना छोड़ देना, आप चैनल अनसब्सक्राइब भी कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियोस लेक्चर्स को देखने के बाद, तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 काम कर देना, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑन विंड एनर्जी स्टेट वाइज, क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में स्टेट वाइज जो है विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं बच्चे को। तो मैंने यहाँ पे डाल दी लिस्ट कि भाई इंडिया में टॉप पे गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तरीके से ये आपका घटते हुए क्रम में है। और यहाँ पर ये ईयर बाय ईयर चेंज भी हो जाता है डेटा, तो 2021 का आप करंट डेटा एक बार देख लेना, मुझे जो यहाँ पर मिली इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। और टॉप में कौन था? गुजरात। इसके अलावा गाइस मुझे लगता है कि अगर ये स्टेट का पूछ सकते हो तो आई थिंक वर्ल्ड का भी पूछ सकते हो, तो मैंने यहाँ पर वर्ल्ड का डाल दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू 2020 में जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है, प्रोड्यूस करती है, तो मैंने ये लिस्ट डाल दी है। ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ऐसे में आपको पता होना जरूरी। तो चाइना जो है वो टॉप में है इस टाइम पर, जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है, फिर यूएस है, फिर ब्राजील, देन इंडिया, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस। तो ये घटते क्रम में सबसे ज्यादा कौन बनाता है? चाइना। देख रहे हो वैसे कितना, मतलब सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना तो 3 बार में टुकड़ों में बढ़ जाएगा यूएस, 3 बार, 1 2 3, और इंडिया जैसे देश तो उसमें 5-6 आ जाएंगे। इतनी ज्यादा एनर्जी बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी, सोचो कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है। और ये फ्यूचर की डिमांड है, फ्यूचर में वही कंट्री सस्टेन कर पाएगी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगी, क्योंकि फ्यूचर में पता है आपको पेट्रोल डीजल सब खत्म होने वाले हैं, कोयला खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा। और देखना चाइना आने वाले टाइम में कितने जल्दी वर्ल्ड पावर बनेगा। आप लोगों को क्या कहना है, क्या मानते हो आप लोग इस बात पे कमेंट करना, बताना मुझे कि क्या मेरा मानना सही है कि चाइना जो है फ्यूचर में वर्ल्ड पावर बन सकता है, पूरी पावर उसके अंदर। नाउ गाइस नेक्स्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी, बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन इजी था बट कैलकुलेशन ज्यादा थी, और हार्ड डिस्क पे क्वेश्चन था आई थिंक। इसके अलावा मैथ में वर्क एंड टाइम एंड ट्रेन एंड स्पीड डिस्क का क्वेश्चन था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, इस बार भी पूछा गया था। तो गाइज
इसको पढ़ लेना। ये वाली जो क्लास है मेरी देख लेना प्लीज आप लोग, ये क्लास रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, ये आपको प्रीमियम क्लासेस के अंदर ही मिल जाएगी। और इसके अलावा कम्युनिकेशन पे तो भाई साहब एक टॉपिक इनका फेवरेट, दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इन दो को पढ़ लोगे ना तो समझ लेना कि आपने कम्युनिकेशन पूरा ही पढ़ लिया। ठीक है, तो क्लास नंबर 27 देख लेना। क्लास नंबर 27 जो है इसी के ऊपर डिवोटेड क्लास है। इसके अलावा रिसर्च में पूछा गया था आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च एंड हाइपोथेसिस। तो ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक हैं। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीमियम क्लास में मैंने मेथड ऑफ रिसर्च करवा दिया है, 2 क्लासेस ली थी मैंने मेथड ऑफ रिसर्च के ऊपर। इसके अलावा मैंने इस प्रीमियम क्लासेस में आपके सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं विद एग्जाम्पल करवाए थे मैंने। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा दी थी। ठीक है, और इसके अलावा स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखो ये रहा क्लास नंबर 18, यहीं से क्वेश्चन आया था। जिस बच्चे ने 13 मिनट की क्लास को देख लिया उसने 2 नंबर अपने पक्के कर लिए, मतलब वो करके आया होगा 100%, बिकॉज इसमें मैंने स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताए थे विद एग्जाम्पल, तो बच्चा भूल ही नहीं सकता, इसलिए मैं एग्जाम्पल जरूर देता हूँ। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछा गया था यहाँ पर, क्वेश्चन ऑन 6 थिंकिंग हैट। इस बार कुछ अलग से ही क्वेश्चन पूछा गया था ये आई थिंक आपका रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, मीन किस तरीके से आप अपने जो केस है वो सॉल्व करते हो। तो ये बुक थी 6 थिंकिंग हैट, वाज रिटन बाय डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने इसको लिखा था। और जो 6 थिंकिंग हैट है ये एसोसिएट है किस चीज को लेकर के, लाइक प्लान करने को लेकर के, थिंकिंग प्रोसेस को लेकर के जो है इन 6 हैट को बनाया गया था। होता है ना एक डिटेक्टिव होते हैं, डिटेक्टिव किस तरीके से सोचते हैं, तो इसमें टोटल 6 हैट की बात की गई है। तो गाइज आप लोग एक बार गूगल करके पढ़ लेना, वैसे मैंने यहाँ पर 6 हैट डाल दी है। ब्लू हैट बात करती है प्रोसेस की, व्हाइट हैट बात करती है फैक्ट की, रेड हैट बात करती है फीलिंग्स की, ग्रीन हैट बात करती है क्रिएटिविटी की, येलो हैट बात करती है बेनिफिट की, ब्लैक हैट बात करती है कॉशन की। तो ये कुछ हैट हैं, आई मीन 6 हैट होती हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑलरेडी, एक बार खुद से पढ़ लेना आप लोग गूगल करके, नहीं तो आप इनको ही इसी स्क्रीन को रोक करके पढ़ लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आई होप यहाँ तक जो मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज गाइज आप लोग कमेंट करके बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो, आप लोगों के कमेंट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करूं, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2, आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, I mean कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.